हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का। हेलो, ओके, स्टार्ट करते हैं हम जहां से हमने कल ड्रॉप करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने? कॉमन रूट फॉर ट्रांसमिशन फॉर टाइफॉइड फीवर। ठीक है, कि जो आपका कॉमन रूट पूछा गया है, कॉमन रूट क्या होगा ट्रांसमिशन टाइफाइड फीवर के लिए? टाइफाइड फीवर क्या होता है? एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से क्या होती है, ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और आपकी बॉडी में भी कैसे आती है वो? अगर आप कुछ गंदा खा लो या फिर कुछ ऐसा बाहर का अनसेफ वाटर या अनसेफ फूड खा लो तो आपको क्या हो जाएगा, आपके इंटेस्टाइन में दिक्कत हो जाएगी और आपको इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फीकल ओरल रूट। तो अगर मोस्ट कॉमन रूट पूछा है उन्होंने, यानी किस रूट से सबसे ज्यादा क्या होगा ट्रांसमिशन हो सकता है, तो कौन सा होगा आपका? फीकल और ओरल रूट। फीकल रूट मतलब कि जहां से आप फीसिस पास आउट करते हो वो वाला रूट, और ओरल मतलब जहां से आप कोई भी ऐसा कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर क्या करते हो, इनटेक करते हो, उस फूड से क्या होगा, उस रूट से क्या हो सकता है, आपको ट्रांसमिट हो सकता है टाइफाइड फीवर। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट इज विच इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज उन्होंने पूछा। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? जो कि हमारी कौन सी डिजीज जो स्प्रेड हो सकती है? कौन सी डिजीज होती है जो हमारी स्प्रेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं? ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, दो डिजीज होती हैं, एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है और एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है? जो डिजीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है, कि वो फैल सकती हैं, वो वाली डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल कौन सी होंगी? जो डिजीज फैलती नहीं है, एक ही लोकल उस पे रहेगी, पर्सन पे। ठीक है, तो डायबिटीज आपको पता है कैसी डिजीज है? नॉन कम्युनिकेबल, क्योंकि डायबिटीज आपको पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, हाँ ट्यूबरक्लोसिस को हम मान सकते हैं, क्योंकि टीबी क्या होता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है। हाइपरटेंशन में क्या होता है आपका? डायबिटीज की तरह ही होता है कि ये भी वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता। एंड ऐसे क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है? बोन वीकनेस या वीकनेस ऑफ बोन, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो ये भी आपको पता है कि नहीं होता। और हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? हाइपरटेंशन को हम मेडिकल मतलब सिंपल टर्म में क्या बोलते हैं? हाई बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है जब हाई हो जाएगा, उस टर्म को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, कि जब आपका जो बीपी है वो ज्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, उस टर्म को क्या बोलोगे आप? हाइपरटेंशन बोलोगे। डायबिटीज आपको पता है, डायबिटीज का मतलब क्या होता है? जब आपका शुगर लेवल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, उसको हम नॉर्मल भाषा में बोल के चलते हैं। तो बचा कौन सा ऑप्शन हमारा? बी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस बचा है, जिसको आप क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में बोलते हो आप? टीबी। कि टीबी हो गया है, जो कि क्या होता है? फैल सकता है वन पर्सन टू अदर पर्सन। टीबी क्या होता है आपका? फैल सकता है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी हो गई इन चारों में से? हमारी टीबी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है, देखो अभी उनमें उन्होंने दे भी दिया कि कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल आपको बता ही दी थी, तो अब क्या हो गया, उन्होंने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पूछ लिया कि इन चारों में से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा क्या होता है आपका? ये भी वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। तो ये भी डिजीज आपकी ऐसी है जो एक जगह से दूसरी जगह पे फैल सकती है, तो ये भी क्या होगा आपका? ऑप्शन नहीं होगा। कोलेरा, कोलेरा भी ऐसी होती है, इन्फेक्टेड फूड है, वाटर से क्या होती है? ट्रांसमिट होती है, इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो कि फैल जाती है। ठीक है, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो जाता है। कैंसर आपका एक ऐसा वो है, डिजीज है जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होगा, पर्सन के अंदर ही बेशक वो दो टाइप का कैंसर होता है, जैसे दो टाइप की आपकी सिस्ट हो सकती है, एक बिनाइन एक मेलिग्नेंट, कि वो एक जगह पे रहती है या फिर वो फैल जाती है, लेकिन एक ही बॉडी में फैलती है। ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता। ठीक है, मिजल्स क्या होता है? मिजल्स भी नहीं होगा, क्योंकि मिजल्स भी कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। तो बचा कौन सा ऑप्शन आपका? कैंसर वाला ऑप्शन बचा, जो कि आपका क्या रहेगा? सही रहेगा, कि इन चारों में से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी आपकी? कैंसर। ठीक है, जो कि ट्रांसमिट नहीं होता। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हम
क्या बोलते हैं कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई तो वो क्या कॉज करेगा, यानी कि कौन सी बीमारी कॉज करेगा। जैसे हमने विटामिन पढ़े, दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो उसी में हमारा विटामिन डी भी आते हैं कि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी हो जाना। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी हो जाना, कि लैक, यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है, तो उस कमी के कारण आपकी बॉडी में कौन सी बीमारी हो सकती है। तो इसमें सिंपल बता देती हूँ, देखो जो अगर हम पहले मैं आंसर बता दूँ तो फिर सबकी आपको रीजनिंग दे दूंगी। जो इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, रिकेट्स। ये आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जब भी किसी पेशेंट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी उसको रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है। और स्कर्वी क्यों नहीं होगा, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्कर्वी इसलिए होता है कि स्कर्वी क्या होता है, आपका डेफिशिएंसी होती है विटामिन सी की। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अगर लिखना है तो। स्कर्वी किससे होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमें स्कर्वी हो जाती है, यानी कि ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कर्वी। और जो रिकेट्स होता है, रिकेट्स क्या होता है, चाइल्डहुड बोन डिजीज होती है, कि जो हमारे बच्चों के पैर होते हैं उसमें क्या हो जाता है, थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है। तो लेग्स कैसे हो जाते हैं उनके, बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, चाइल्डहुड बोन डिजीज होती है। मैं अगर यहाँ पे लिख दूं ऐसी, ठीक है, चाइल्डहुड बोन डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है आपकी बोन अफेक्ट करती है और बोन बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी आपकी, वीक हो जाएगी। कॉलेरा आपने बता दिया, टाइफाइड हमने भी डिस्कस कर लिया। दोनों क्या होते हैं, हमारे कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब 1% और 1% ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है, द स्पेशली दैट ट्रीट कैंसर इज कॉल्ड, कि जो हमारा सिर्फ ऐसी कौन सी टर्म होती है जो सिर्फ हमारे कैंसर को ट्रीट करती है, कैंसर की जो हमारी बीमारी होती है उसको ट्रीट करने वाली टर्म को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल पहले मैं बताती हूँ, उसको क्या बोलेंगे, ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, लॉजी जिसके पीछे लग रहा है, कोई भी वर्ड जैसे मान लो लॉजी आ रहा है, तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी या फिर नॉलेज, स्टडी या फिर नॉलेज, की उसके बारे में नॉलेज गेन करना और उसके बारे में क्या करना, स्टडी करना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। कि हमें क्या होता है, ब्रांच ऑफ अ मेडिसिन दैट डील्स विद, लिखा हुआ तो ये आप सब में यूज कर लेना, ब्रांच that deals with diagnosis. ठीक है, हम कोई भी आपके अगर पीछे सबके पीछे क्या लग रहा है, लॉजी लग रहा है, तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अगर कोई भी मान लो आपका ऑन्कोलॉजी के अलावा या फिर कोई भी ऐसे किसी के बारे में पूछता है आगे जाके वो, तो ऐसी ब्रांच जो डील करती है हमारी, जो डील करती है किससे, डायग्नोसिस से और ट्रीटमेंट से। किसके, डायग्नोसिस मतलब उसके बारे में पता करना, उसको टेस्ट कराना और उसके बारे में फिर क्या करना, ट्रीटमेंट शुरू करना ऑफ द अफेक्टिंग डिसऑर्डर, यानी कि जोन सा भी डिसऑर्डर आपका अफेक्ट हो रहा है, चाहे वो हर्ट हो, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो ब्रेन हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो स्किन ही क्यों ना हो, ठीक है। तो उसके अफेक्टिंग डिसऑर्डर के बारे में क्या होता है, हर चीज के लिए एक टर्म बनाया गया, एक टर्मिनोलॉजी बनाई जाती है। तो ऐसे ही क्या है, सबकी उन्होंने क्या कर रखी है, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी बना रखी है। तो ऑन्कोलॉजी ऐसे क्या होता है, हम सिंपल बोल सकते हैं कि ब्रांच दैट डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अफेक्टिंग डिसऑर्डर्स लाइक कैंसर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन्कोलॉजी। क्या बोल देंगे उसको हम, ऑन्कोलॉजी। ऐसे ही आपको क्या दे रखा है उन्होंने, फर्स्ट दे रखा है उन्होंने न्यूरोलॉजी। तो ऐसे ही आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पे लिखे कि ऐसे अफेक्टिंग डिसऑर्डर्स जो कि किसको अफेक्ट करते हैं, हमारे द नर्वस सिस्टम को। किसको अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजी को। ऐसा जो टर्म, ऐसी हमारी ब्रांच जो कि डील करती है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अफेक्टिंग डिसऑर्डर्स विद द नर्वस सिस्टम। और ऑप्थेल्मोलॉजी का भी क्या आ जाएगा, ऑप्थेल्मोलॉजी हम किसको बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए हम यूज करते हैं आई डिसऑर्डर्स के लिए। कोई भी आई डिसऑर्डर है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजी यूज करेंगे। ऑन्कोलॉजी का मैंने बता ही दिया। गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी हम किसके लिए यूज करते हैं, हमेशा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स के लिए, ठीक है। ये किसके लिए यूज किया जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। आप लाइन यही वाली लगा सकते हो हर किसी में, बस उसके क्या हो जाएगा, जो टर्म है वो चेंज हो जाएगा।
न्यूरोलॉजी के लिए नर्वस सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजी आई के लिए यूज किया जाता है, ऑन्कोलॉजी आपका कैंसर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। ये अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो क्योंकि आगे काम आएगा। ये बहुत बार ऐसे टर्म्स पूछ लेते हैं कि कौन से टर्म को क्या बोलते हैं क्या नहीं। एक बार मैं टाइम दे रही हूँ, थोड़ा सा लिख लो इसको। डन, आगे चलते हैं। एक बार आप टाइफाइड का ना वो लिख लेना, बैक्टीरिया लिख लेना, क्योंकि कभी कभार बैक्टीरिया पूछ ले अगर इन केस वो, तो याद रहेगा सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी ये आपका बैक्टीरिया होता है जो टाइफाइड कॉज करता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बता दिया है कि यही बैक्टीरिया क्या होता है, टाइफाइड कॉज कराता है हमारे ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। एक बार लिख लो अगर लिखना है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, द स्पेशलिटी दैट डायग्नोसिस एंड ट्रीट स्किन डिजीज, जो अभी लिखा आ गया, जैसे मैंने अभी आपको सबके बारे में बता रही थी, तो स्किन डिजीज के बारे में उन्होंने बता दिया कि आपका कौन सा होगा, डर्मेटोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, डर्मेटोलॉजी किसके लिए यूज किया जाता है, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए। ऑप्थेल्मोलॉजी आई के लिए, एंडोक्रिनोलॉजी, न्यूरोलॉजी भी आपको पता है ब्रेन के लिए बता दे, नर्वस सिस्टम के लिए। एंडोक्रिनोलॉजी किसके लिए हो जाएगा आपका, एंडोक्राइन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम के लिए। जो भी हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होगा वो सारे आपके किस में आएंगे, आपके एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर आएंगे, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम किस में होता है आपका, हार्मोन्स के बेसिस पे सारा कुछ वो चलता है, ठीक है। और सारी जितने भी ये टर्म्स आई थी वो बता दी हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी ये लिखते रहना क्योंकि ये कभी भी आ सकती है, कोई भी ऐसी टर्म वो आगे आपको पूछ सकता है, ठीक है। ये वाली जो पीडीएफ थी आपकी वो तो खत्म हो गई है, मतलब इसमें जितने क्वेश्चंस थे आपके ये 2025 वाले में पीवाईक्यू में नर्सिंग एप्टीट्यूड के, वो खत्म हो चुके हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं आपका 2023 वाला जो पीवाईक्यू है वो हम आपका शुरू करवा रहे हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। तो मैं एक बार वो निकालती हूँ, फिर मैं आपको करवाती हूँ, आज वो भी कर लेते हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आर एक्सेप्ट, यानी कि कौन से ऐसे बैरियर्स हैं, मतलब जिसमें से इन चारों में से ऐसा कौन सा बैरियर है जो एक्सेप्ट है, मतलब कि इनमें से 3 तो आपके ऐसे होंगे जो बैरियर्स हैं, लेकिन एक ऐसा होगा जो बैरियर नहीं है आपका, ठीक है। तो उन्होंने पहले दे रखा है, पहले पढ़ लेते हैं। लैक ऑफ प्राइवेसी। लैक ऑफ प्राइवेसी मतलब क्या है कि प्राइवेसी थोड़ी सी कम मिलना, ठीक है। स्पीच डिफेक्ट, अगर स्पीच डिफेक्ट होगा यानी कि बोलने में दिक्कत होगी तो कम्युनिकेशन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, तो ये वाला ऑप्शन पे क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। पीसफुल एनवायरनमेंट, अगर आपका पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं होगा, शांति से एनवायरनमेंट होगा, शोर शराबा चल रहा होगा, कोई इधर बात कर रहा है कोई उधर बात कर, तो क्या आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, आपस में नहीं कर पाओगे, तो ये भी क्या हो गया आपका, क्रॉस हो गया। और लैक ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको जिस चीज के बारे में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या आप उसमें इंटरेस्ट लेके कम्युनिकेशन करना चाहोगे, आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहोगे, तो ये भी क्या हो गया आपका, खत्म होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा बचेगा, लैक ऑफ प्राइवेसी। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका, लैक ऑफ प्राइवेसी, कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में ये नहीं आएगा, क्योंकि प्राइवेसी से हमारा कम्युनिकेशन का कोई ऐसा रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है एन एजेंट दैट हैज अ पावर टू किल बैक्टीरिया, ऐसा कौन सा एजेंट है जिसके पास पावर है किल करने की। एक होता है कि आप मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बैक्टीरियोस्टेसिस होता है, वो क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है, मल्टीप्लिकेशन रोक देगा बैक्टीरिया का। लेकिन उन्होंने क्या बेसिकली क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा एजेंट है जिसके पास क्या पावर है कि वो बैक्टीरिया को सीधा किल कर सकता है। तो आपको सीधा सीधा मतलब बता देती हूँ, बैक्टीरियोसाइड। बैक्टीरियोसाइड का मतलब क्या होता है, उसके पास पावर होती है कि वो डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल कर सकता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक आपका जैसे मैंने बता दिया कि वो क्या होता है, वो सिर्फ जर्म्स को वगैरह वो क्या करता है, उनकी जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, जैसे आप इसको लिख सकते हो,
कि वो क्या कर देगा, स्लो कर देगा या फिर स्टॉप कर देगा किसको, बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह को क्या कर देगा, वो रोक देगा। ठीक है, हेल्प करता है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में। हेल्पिंग टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, ऐसे हम लिख सकते हैं उसको। लिख लो अपने, फिर दूसरे पे चलते हैं, बैक्टीरियोस्टेसिस पे। लिखवा दो उसका भी। बायोलॉजिकल या फिर केमिकल एजेंट इसको हम बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल केमिकल एजेंट दैट स्टॉप्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। फ्रॉम इनडायरेक्टली, कि वो इनडायरेक्टली क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रोथ ही नहीं करेगा तो आगे जाके डिजीज पैदा ही नहीं करेगा वो। तो वो क्या कर रहा है कि विदाउट किलिंग देम डायरेक्टली, वो मतलब बिना उनको डायरेक्टली किल करे, वो क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली उसकी जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की उसको रोक रहा है, कि वो डायरेक्टली नहीं कर रहा उसको, और इनडायरेक्टली वे में क्या कर रहा है, उसकी ग्रोथ को उन्होंने रोक दिया है। ठीक है, ऐसे ही बैक्टीरियोस्टेट होता है। बैक्टीरियोस्टेट वैसे कोई टर्म होती नहीं है, बैक्टीरियोस्टेसिस या बैक्टीरियोस्टेटिक ये टर्म होती है। बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब क्या होता है आपका, स्टॉप द ग्रोथ, कि वो ग्रोथ क्या कर देता है, वो रोक देता है। अगर इसमें स्टेटिक भी हो, वैसे तो पूरा है नहीं, अगर इसमें स्टेटिक भी लगाएंगे तो भी हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, कि वो रोकता है, किसकी ग्रोथ को रोकता है, कि वो बैक्टीरिया या जर्म्स वगैरह जो भी आपके होंगे उनकी ग्रोथ को क्या कर देगा, वो रोक देगा, कि वो ग्रोथ ही क्या कर रहा है, सीधा सीधा रोक रहा है। और आपका बैक्टीरियोसाइड, बैक्टीरियोसाइड क्या होता है, सब्सटेंस दैट किल्स बैक्टीरिया डायरेक्टली, कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, substance that kill the bacteria directly। कि वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्टली किल कर रहे हैं किसको, बैक्टीरिया को। तो वो क्या हो गए हमारे बैक्टीरियोसाइड। इसीलिए उन्होंने पूछा कि हैज अ पावर दैट अ पावर टू किल बैक्टीरिया, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा हमारा, बैक्टीरियोसाइड, कि वो डायरेक्टली किल कर सकते हैं हमारे बैक्टीरिया को। ठीक है, आप ये लिख सकते हो उन चारों के बारे में रीजनिंग के साथ। इस पीसफुल एनवायरनमेंट, ये हो गया बच्चों, किसका कह रहे हो आप, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इन्होंने एक्सेप्ट पूछा है, कि मतलब एक्सेप्ट लिखा है कि इसके अलावा इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। एक्सेप्ट लिख दिया कि भाई इसके अलावा क्या होगा। मैंने इसलिए बोला पहले क्वेश्चंस आप रीड करो अच्छे से, कि लैक ऑफ प्राइवेसी, अगर प्राइवेसी की कमी होगी तो आपकी कम्युनिकेशन, वो उन्होंने पूछा है बैरियर्स में कौन सा नहीं आता है, यानी कि बैरियर, बैरियर होता है रुकावट, जो आपकी कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा कर रहे हैं। ये तीनों आपके कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा कर सकते हैं, बट ये कम्युनिकेशन में क्योंकि प्राइवेसी होगी तो और ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाएगा ना। तो उसमें पीसफुल एनवायरनमेंट का उन्होंने बोला है कि अगर पीसफुल एनवायरनमेंट आपका रहेगा तो वो क्या है, उन्होंने बैरियर्स बताया कि भाई इस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन अच्छे से प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, द इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ एसेप्टिक टेक्निक इज, कि कौन सा आपका इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट रहेगा एसेप्टिक टेक्निक का। आप एक बार खुद सोचो कि एसेप्टिक टेक्निक क्या होती है। एसेप्टिक टेक्निक आपको पता है कौन सी होती है, ऐसी टेक्निक्स जो कि हमें इन्फेक्शन से दूर रखती हैं, ठीक है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन कर देती हैं। तो ऐसी टेक्निक्स को हम कौन सा, सबसे पहला जो सबसे पहला आपका स्टेप रहता है हमेशा, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट कौन सा रहेगा आपका एसेप्टिक टेक्निक का। सिंपल सी अगर हम बात करें तो क्या रहेगा आपका, हैंड वॉशिंग। क्या रहेगा,
हैंड वॉशिंग रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन स्टेप होता है, आप कोई भी अगर टेक्निक आपकी ऐसी अगर कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेन या सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का, आप सीधे सीधे बोलो हैंड वॉशिंग। क्योंकि हैंड वॉशिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है, आप घर में भी करते हो, आप कहीं भी हो, आप उसको हैंड वॉशिंग करोगे। क्यों करोगे? ताकि आपको इन्फेक्शन आपकी बॉडी में ना जाए। अगर आपकी इम्यूनिटी भी वीक होगी तो क्या होगा, अगर आप हैंड वॉशिंग टेक्निक्स अपना रहे हो या सेफ्टी टेक्निक अपने अपना रहे हो तो आपको आपकी बॉडी में इन्फेक्शन भी अगर आएगा तो भी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा इस टेक्निक से। ठीक है, गाउन टेक्निक भी होता है, अगर हमारा गाउन जो पहले तो पूरा वेयर करता है उससे क्या होगा, आपका जो बाहर का सरफेस एरिया है वो क्लीन हो जाएगा। ठीक है, मास्क वगैरह यूज करो, कोई अंदर तक हमारे एयरबोर्न डिजीज वगैरह हमें नहीं पैदा होगी। ग्लव्स यूज करोगे तो भी क्या होगा, बट अगर ये भी नहीं है आपके पास, अगर आप घर में भी हो, घर में भी अगर तो ये सब तो पहन के रहोगे नहीं, तो घर में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगी, आपका हैंड वॉशिंग टेक्निक होगी कि वो क्या होगा, आपका दिक्कत नहीं देगा आपको। कोई भी इन्फेक्शन होगा, कोई भी चीज होगी, आप हैंड वॉश करो। जैसे हम बोलते हैं ना, बच्चों को भी बोलते हैं कि अगर आप बाहर से भी आ रहे हो तो भी हैंड वॉश करो, कोई अगर घूम कर आ रहा है तो भी आप हैंड वॉश करो। तो सबसे पहले क्या होगा कि जितना भी आपका हैंड वॉशिंग के जो स्टेप्स होते हैं बेसिकली वो फॉलो करते हो अगर आप सही तरीके से, तो भी क्या होगा, आपका इन्फेक्शन बिल्कुल भी 0.1% में क्या होगा आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एन एजेंट विच किल्स पैथोजन बैक्टीरिया इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा एजेंट है जो आपका किल कर सकता है बैक्टीरिया को, कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया को हमारे जो किल कर सकते हैं, ऐसा कौन सा एजेंट होता है। ठीक है, फॉर्माइट क्या होता है, देखो हम जो फर्स्ट उन्होंने दे रखा है ऑप्शन, फॉर्माइट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट दैट ट्रांसमिट डिजीज। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि ट्रांसमिट कर सकता है डिजीज को। एन ऑब्जेक्ट दैट ट्रांसमिट डिजीज, ऐसा ऑब्जेक्ट जो डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है। और एसेप्सिस आपको बता ही दिया, फ्री फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, मैं लिख ही देती हूँ ऐसे, फ्री फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद आपका बचा डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, केमिकल एजेंट होता है, डिजाइन किया गया है इनएक्टिवेट करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ये भी लिख दो। केमिकल एजेंट दैट इनएक्टिवेट और डिस्ट्रॉय द माइक्रोऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका डिसइंफेक्टेंट बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि एन एजेंट विच किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया, क्या आंसर होगा उसका, डिसइंफेक्टेंट। कि वो क्या कर रहा है, हमारा एजेंट को इनएक्टिवेट, उसको माइक्रोऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहा है, आपका डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर रहा है और इनएक्टिवेट कर रहा है। बैक्टीरियोस्टेटिक आपको बता दें कि वो इनडायरेक्टली क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा उन्होंने, मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर इज, कि सबसे ज्यादा आपका मेजर करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर करने के लिए कौन सा रिलायबल मेथड होता है। ठीक है, सोचो एक बार, ये तो आप घर में भी करते हो, जैसे नॉर्मली आपको पता होगा, आपने देखा वेखा भी होगा कि अगर हम बॉडी टेम्परेचर का मेजर करते हैं तो कहाँ से करते हैं मोस्ट कॉमनली, ज्यादातर आंसर अगर आप लिख सकते हो चैट में तो लिख के एक बार ट्राई कर सकते हो। चलो मैं बता देती हूँ, इसका आंसर क्या रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा आपका एल्बो। एल्बो से हम बहुत जल्दी क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मोस्ट रिलायबल मेथड होता है इसको, सॉरी, मोस्ट रिलायबल मेथड होता है मेजर करने के लिए बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, एल्बो क्या रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे
चलते हैं। डाइजेशन वर्ड मीन्स, डाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, बायोलॉजी में पढ़ा होगा अच्छा खासा। आप बता सकते हो मुझे थोड़ा बहुत आंसर अगर आप देना चाहो तो। डाइजेशन का मतलब भी क्या होता है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, फूड को ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ठीक है। उसके बाद पूछा है अर्थराइटिस इज अ डिजीज ऑफ। अर्थराइटिस क्या होता है, अर्थराइटिस एक डिजीज है, ऐसी डिजीज है जो कि हम किस में करते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। किसको बोलते हैं हम, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, उसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस। क्या बोलते हैं उसको हम, अर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है। अर्थराइटिस क्या होता है, इट इज अ डिजीज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। तो हमें सीधे सीधे आंसर देते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा, जॉइंट्स इसका आंसर होगा, कि वो किसकी डिजीज होती है, हमारे जॉइंट्स की डिजीज होती है अर्थराइटिस। ठीक है। उसके बाद आता द मीनिंग ऑफ बैरियर नर्सिंग इज। बैरियर नर्सिंग का मतलब क्या होता है, पढ़ लो बच्चों एक बार अगर देखना है आपको। ठीक है, बता देती हूँ मैं, चलो टाइम ले लेते हैं। द मीनिंग ऑफ बैरियर नर्सिंग। बैरियर नर्सिंग का मतलब क्या होता है, पहले हम पढ़ लेते हैं। टू डिस्ट्रॉय पैथोजन, पैथोजन का तो पता है कि वो ऑलरेडी हमारे किल हो जाते हैं एजेंट्स के थ्रू। टू डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजन, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या होता है, वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। टू रिस्ट्रेन पैथोजन टू अ नोन लिमिटेड स्पेस, कि वो क्या कर रहे हैं, जो पैथोजन है उसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं, कि उसको पता है कि उसका लिमिटेड स्पेस है, तो वही क्या हो गया, हमारा बैरियर क्रिएट कर रहा है। और नन ऑफ द तो उसका होगा ही नहीं, क्योंकि नन ऑफ द उसमें से एक ऑप्शन उन्होंने दिया है, तो वो ऑप्शन उन्होंने बताया कि भाई इसका ऑप्शन ये आपका रहेगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन डिसइंफेक्टिंग वाटर, कि कौन सा ऐसा आपका इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही नहीं रहेगा, इन हेल्प नहीं करेगा, डज नॉट हेल्प इन डिसइंफेक्टिंग वाटर, जो कि वाटर को डिसइंफेक्ट करने में हेल्प नहीं करता है। फिल्ट्रेशन, क्लोराइन टैबलेट्स, बॉइलिंग, ये सब बताइए। कौन सा रहेगा आपका, फिल्ट्रेशन। इसका आंसर क्या रहेगा आपका, फिल्ट्रेशन आंसर होगा इसका आपका, कि ये हमारा क्या होता है, हमारा डिसइंफेक्टिंग करने में हेल्प नहीं करता वाटर को, कि वो हमारा वाटर को डिसइंफेक्शन करने के लिए हेल्पिंग में नहीं आता है। ठीक है। उसके बाद आता आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेड मेथड फॉर स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। पढ़ लीजिए बच्चों एक बार। उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड मेथड फॉर स्टेरिलाइजिंग, पूछा मेथड फॉर स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज किए जाते हैं, उसको स्टेरिलाइज करने के लिए। स्टेरिलाइज का मतलब क्या होता है, दो टर्म होते हैं, एक स्टेरिलाइजिंग एक डिसइंफेक्टेंट, आपने पढ़ा भी होगा पीछे। दो टर्म होती है, स्टेरिलाइजिंग और एक है आपका डिसइंफेक्टेंट, एक है आपका डिसइंफेक्टेंट। ठीक है। स्टेरिलाइजिंग का मतलब क्या होता है, ये उसके साथ उसके स्पोर्स को भी किल करेगा। किल बैक्टीरिया विद द स्पोर्स।
किल बैक्टीरिया विद द स्पोर्स, कि बैक्टीरिया तो किल कर ही रहा है, उसके जो स्पोर्स होते हैं उनको भी क्या कर देगा, अगर स्टेरिलाइजिंग हम प्रोसेस बोलते हैं तो उसका जो स्पोर्स होता है उनको भी किल कर देगा। और डिसइंफेक्टेंट में क्या होता है कि सिर्फ जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को और उसको किल करेगा, बैक्टीरिया को, उसके स्पोर्स खत्म नहीं होते हैं उसमें। तो सबसे ज्यादा हम जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं, स्टेरिलाइजिंग मेथड यूज किया जाता है। तो उन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा रिकमेंडेड मेथड है स्टेरिलाइजिंग करने के लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को, तो हम कौन सा बात करेंगे, ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या होता है, आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है, उसको हम नाम देते हैं ऑटोक्लेविंग। उसमें क्या होता है, ऐसे कुकर जैसा वो बना होता है पूरा, प्रेशर वगैरह के साथ उसमें मेजर कर रखा होता है, ऑलरेडी सारी चीजें उसमें लगा रखी होती हैं, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स को डाला जाता है और उसमें उसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है 121 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और उनको उसमें क्या होता है, सारे जो कितने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्लीन होकर आपके 15 मिनट्स के बाद वो आपके रेडी हो जाते हैं फॉर यूज करने के लिए आगे के लिए। ठीक है, आज तक यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, 10 तक क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको मैंने आज करा दिए हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के, कल 10 और कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2023 वाला जो पीवाईक्यू है और 2025 वाला पीवाईक्यू आपका कल खत्म हो जाएगा। दोनों ही मिला के आज 25 वाला खत्म हो गया, कल तक 23 वाला भी खत्म हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो कवर हो जाएगा, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी और कवर करना चाहेंगे इसको। और थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे या एक्स्ट्रा जो भी आपका डाउट रहेगा या टॉपिक्स में कुछ ऐसा रहेगा तो वो भी अलग से हम उसको कवर अप कर लिया करेंगे। बाकी कोई डाउट हुआ करे तो बच्चों उसमें आप डाल दिया करो ग्रुप में, या फिर कैसे भी आप कहीं भी आप हमें पर्सनली मैसेज कर दिया करो, तो हम उसमें देख लेंगे कि कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो उसको हम क्लियरली दूर कर दिया करेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी अगर ऐसी आपको दिक्कत लगती है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, अभी जब लाइव चल रही होती है तब भी आप पूछ सकते हो। बाकी आज लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, जिसने भी अपना फॉर्म फिल नहीं करा है या जो भी कोई क्लासमेट है या जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको बोलो फॉर्म फिल करें और क्लास लें। ठीक है, ज्यादा जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल करें, आज लास्ट डेट बची है, फिर आपका पेपर भी जल्दी जल्दी आ जाएगा तो उसकी प्रिपरेशन भी क्या हो जाएगी, उनकी मिस नहीं होगी, उनका साल वगैरह भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उनको सही से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगा उनका सही तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे हम इसको। ठीक है बच्चों, थैंक यू।